हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम का एकदम निकट भविष्य में है, कल ही है, बहुत कम टाइम बचा है। तो अब आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर चुके होंगे। लास्ट टाइम में बस फटाफट ब्रशअप करना है जल्दी जल्दी। तो MCQ के कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने वो आप लोगों के लिए तैयार किया है। मेरे साथ साथ आप भी क्लास में बने रहिए और सही सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैसेज आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ सवाल पूछ भी सकते हैं, हालांकि टाइम तो उतना नहीं बचा है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्टार्ट करती हूँ। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का MCQ है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर सबको ही जानता है ना। मल्टीपल यानी एक व्यक्ति में बहुत सारे व्यक्तित्व का होना, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसे और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, डीएसोसिएटिव फ्यूग, डीपर्सनलाइजेशन और डीएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर है चौथा, डीएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, क्योंकि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ही हम डीएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह की जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक व्यक्ति, एक बंदे के अंदर कई सारे बंदे होते हैं, उसका व्यक्तित्व तो विभिन्न प्रकार का होता है और संभव है कि पहली पर्सनैलिटी के बारे में दूसरे पर्सनैलिटी में कोई भी अवेयरनेस होता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि वो एक दूसरी भूमिका में भी है। जब वो तीसरी भूमिका में आ रहा तो उसे दूसरे भूमिका के बारे में पता नहीं होता है। एक्सक्यूज मी। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यही है, एक व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विराजमान रहते हैं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन का सही आंसर है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो दूसरा नाम है वो है डीएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केस हिस्ट्री है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा अगर आपने मेंटल डिसऑर्डर को अच्छे से पढ़ा हो तो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मन लगा के पढ़िए तो बड़ा मज़ा आता है। तो मीरा है। मीरा ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ स्नैक्स क्राउलिंग इनसाइड हर बॉडी। व्हाट इज शी सफरिंग फ्रॉम। मीरा को बार बार वो कंप्लेन कर रही है कि उसको अपने शरीर के अंदर महसूस होता है कि सांप रेंग रहा है। तो यहाँ समझने के लिए सबसे बड़ी बात है क्या, इनसाइड हर बॉडी। इससे आप आंसर के काफ़ी करीब आ सकते हैं कि इंटरनली उसमें उस तरह के आ रहे। तो ये किस प्रकार का हेलुसिनेशन हुआ? डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल? बिल्कुल नहीं। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में लगता है आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके बिहेवियर किसी थर्ड पर्सन ने कंट्रोल कर लिया, कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा सिम्टम नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। अब आते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में ऐसा लगता है कि हमारे बारे में चर्चा हो रही है, हमारी शिकायत हो रही है, आपस में लोग बातचीत करते तो लगता है मेरी ही चर्चा हो रही है, तो ऐसा सिम्टम भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। टैक्टाइल हेलुसिनेशन, इसमें आपको स्किन में जो है टच से रिलेटेड हेलुसिनेशन होता है, गर्म फील हो रहा है, रेंगने जैसा फील हो रहा है बाहर आपके चमड़े में, तो वो भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो बचा कौन? सही आंसर है सोमैटिक हेलुसिनेशन। अब क्यों सोमैटिक हेलुसिनेशन है? तो व्हेन अ पर्सन हैज सोमैटिक हेलुसिनेशन ही शी एक्सपीरियंस sensation within the body such as snake crawling inside one's stomach, है ना। क्योंकि इसको इनसाइड बॉडी में ये चीज़ें, ये हेलुसिनेशन हो रहा है, ये विभ्रम हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ? सोमैटिक हेलुसिनेशन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स और फ्रेज इज कॉल्ड। ये भी एक मेजर मेंटल इलनेस का सिम्टम्स है। आम लोग ऐसा नहीं करते हैं और मैंने प्रैक्टिकली ऐसे मरीज को देखा था जब मैं ट्रेनिंग में वहाँ कांके में मैं गई थी, तो CIP में मुझे ऐसा पेशेंट मिला था, नए वर्ड्स क्वाइन करता था और बड़ा ही अजीब लगा था। उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, उस चीज़ को बहुत क्लियरली नहीं, लेकिन हमने उसमें देखा था। तो ये एक मेजर मेंटल इलनेस होता है,
स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में होता है, इतना तो पता चल गया। तो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो है नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस खुद से बना लेता है। तो उसके लिए क्या होगा, प्रिजर्वेशन नो, एलोगिया भी नहीं है, ये भी अलग सिम्टम है। म्यूटिज्म तो बिल्कुल ही नहीं, कैटाटोनिक एकदम म्यूट हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, वो भी नहीं है। नो नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म का मतलब है नए वर्ड्स, नए शब्दों को, नए फ्रेज को क्वाइन करना। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, नियोलॉगिज्म। A neologism is a new word, grey expression in a language or a new meaning for existing word of expression. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी छोटा सा केस हिस्ट्री की तरह ही। IQ पढ़ा होगा ना आपने, सबसे शुरू में ही पढ़ा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पेपर देख के नर्वस नहीं होना है। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़िए, एक एक वर्ड से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, नेहा इज ए रिमार्केबल सिंगर एंड शी वाज won many accolades. She is known as a child prodigy. चाइल्ड प्रोडिजी कुछ खास क्वालिटी के लिए कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब नेहाज एबिलिटी। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इससे नेहा के किस प्रकार की एबिलिटी का पता चलता है। इंटरेस्ट नहीं है, इसमें क्या दिया जा रहा है, रिमार्केबल सिंगर है, वो खास क्वालिटी है उसके अंदर। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नहीं है, गिफ्टेडनेस भी नहीं कहेंगे। इसका सही आंसर होगा टैलेंट। टैलेंट को ही चाइल्ड प्रोडिजी भी कहते हैं। तो अगर आप इस टर्म को ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। टैलेंट रेफर्स टू रिमोट बी नोशन एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक फील्ड, एग्जाम्पल स्पेसिफिक फील्ड एज सोशल और टैलेंट पीपल आर ऑफन कॉल्ड प्रोडिजीज। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, टैलेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू अदर्स। यहाँ टर्म को ध्यान देखिए, इंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, इंडिविजुअल का। तो इसके लिए याद करिए आपने क्या पढ़ा था, पर्सनालिटी होगा नहीं, एप्टीट्यूड वो भी नहीं, इंटेलिजेंस भी नहीं। सही आंसर क्या है, पहला इंटरेस्ट। क्यों है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज अ फीलिंग और इमोशन दैट कॉज अटेंशन टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इंटरेस्ट। नेक्स्ट, छठा, द नोशन ऑफ contextual intelligence implies that intelligence is a product of, कई जगह एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी, और उसको इम्पोर्टेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होता है कल्चर बेस्ड होता है, कल्चर पर आधारित होता है। तो इसके लिए सही आंसर है ए या 1, कल्चर। गिफ्ट नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, कल्चर। स्टेनबर्ग यूज द टर्म कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस एज सिनोनिम फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत वो रिसर्चर नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में इतना एक्सपर्ट होता है ऐसा व्यक्ति कि बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी भी सिचुएशन को वो मैनेज करना जानता है, इसलिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। असप्थिम विद इन हिज थ्योरी ऑफ ट्राइएकिक इंटेलिजेंस,
he described it as the ability to apply intelligence practically, which includes considering social, cultural and historical background। और इसी वजह से इसके आंसर में क्या होगा, कल्चर होगा, क्योंकि कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही इस तरह के इंटेलिजेंस को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वैल्यू जजमेंट ऑफ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज कॉल्ड। यह किस चीज़ की परिभाषा है? सेल्फ चैप्टर आपने पढ़ा होगा। सेल्फ में कई चीज़ें आई, एक जैसा टर्म है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, वो क्या है, बार बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक जैसे टर्म है, जैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉग्निशन। सेल्फ कॉग्निशन को इसमें पहले ही हम लोग इसलिए चार्ट देंगे क्योंकि हाई मेंटल एबिलिटी वाली चीज़ें कॉग्निशन में आती हैं, तो ये होगा नहीं। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को नियमित किस प्रकार से बना सकते हैं, रेगुलेट करते हैं, ये भी इसमें नहीं आ रहा है। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी में भी नहीं हो सकता है, तो हमारा सही आंसर सेल्फ एस्टीम होगा, क्योंकि सेल्फ एस्टीम की परिभाषा ही है कि वो हमारे वैल्यू, हमारे जजमेंट जो है, हमारे वैल्यू ऑफ जजमेंट है, उसको वो डिस्क्राइब करता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज द कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड ऑफ टू टाइप्स, हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ। सेल्फ एस्टीम में भी दो प्रकार होंगे, हाई सेल्फ एस्टीम, किसी में हाई सेल्फ एस्टीम होता है, किसी में लो सेल्फ एस्टीम होता है। हमारे लाइफ के वैल्यूज़, हमारे निर्णय करने की क्षमता, हम कुछ भी जो जजमेंट का पावर हमारा है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे सेल्फ एस्टीम पर डिपेंड करती हैं। तो इसका सातवां वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज कॉल्ड क्या होगा, सेल्फ एस्टीम होगा। सही आंसर इसका सेल्फ एस्टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन हैड नो रिकलेक्शन ऑफ द बाइसिकल he received as a gift on his 12th birthday, but when Seema reminded him about the same, he was able to recall it। यानी मोहन को शुरू में नहीं याद था, उसको बर्थडे में, जो 12वें बर्थडे में बाइसिकल गिफ्ट में मिला, उसे शुरू में याद नहीं था, लेकिन जब सीमा ने उसको याद दिलाया, रिमाइंड किया, तो उसको याद आया कि है उसके पास, रिकॉल कर पाया वो। तो ये जो इस प्रकार का जो है, ये मेमोरी किस लेवल का है, हमारे ब्रेन के किस कॉन्शस अनकॉन्शस किस लेवल पे आता है। अनकॉन्शस इसलिए नहीं है क्योंकि भले ही उसे उस समय याद नहीं था, जब रिमाइंडर दिया गया तो उसको याद हो गया, तो ये अनकॉन्शस लेवल नहीं होगा। कॉन्शस लेवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको याद तो था नहीं, जब सीमा ने याद दिलाया तब याद आया, तो ये कॉन्शस लेवल भी नहीं हुआ। और सुपर कॉन्शस तो साइकोलॉजी में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, तो बच कौन जाता है, प्री कॉन्शस। प्री कॉन्शस में है कि हमें तत्काल चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जैसे कभी किसी को फ़ोन करना है, हमें तुरंत उसका फ़ोन नंबर याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, फिर थोड़े देर तक हम उसको रिकॉल करते हैं, उस वक्त भी याद नहीं रहता है, लेकिन फिर हम वहाँ से निकल गए, थोड़ी देर के बाद दूसरे काम में लग गए, सडन याद आता है कि उसका ये नंबर है, और फिर हम उसको कॉल करते हैं और वो लग जाता है। तो ये क्या है, हमारा जो अनकॉन्शियस लेवल में ये नहीं गया है। प्री कॉन्शियस में कि कुछ उसकी चेतना है और कुछ तत्काल हम उससे अवेयर नहीं है, लेकिन जब हमने प्रयास किया तो हमें याद आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्री कॉन्शियस। मेंटल एबिलिटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ इज कॉल्ड अनकॉन्शियस लेवल, जो मैंने अभी बताया। मेंटल एक्टिविटी विच पीपल में बिकम अवेयर ओनली इफ लेवल अटेंशन टू क्लोजली इज कॉल्ड प्री कॉन्शियस लेवल। प्रयास किया जाता है फिर याद आ जाता है, तो प्री कॉन्शियस लेवल में होगा। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर इज कॉल्ड कॉन्शियस। सब चीज़ के लिए हम अवेयर हैं, हम अभी आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया है, तो ये सब चीज़ हम अवेयर हैं इसके बारे में, तो ये क्या है, कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है।
सुपर कॉन्शस इज नॉट ए स्टेट ऑफ कॉन्शस एज रिकॉग्नाइज्ड अंडर साइकोलॉजी। तो सही आंसर क्या हुआ आपका? प्री कॉन्शस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन अप्रोच पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुणाज। भारतीय पद्धति के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, किन गुणों का समन्वय है, किस चीज़ का? इसमें आंसर में दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड नन। तो इसका सही आंसर होगा त्रिगुण कहा जाता है, त्रिगुणा। तो सही आंसर क्या होगा? सेकंड इसका आंसर होगा 3। त्रिगुणाज क्या होता है पता है? सत्वगुण, राजस गुण एंड तामस गुण। सत्व, तम और राजस। सत्वगुण बहुत ही शांत, अपने आप पे कंट्रोल, साधारण सरल जीवन। राजस सुख, समृद्धि, वैभव, आगे अपने को बढ़ाने वाला राजस। और तामस निगेटिव है, तामसिक प्रवृत्ति, एग्रेशन, गुस्सा, इच्छा की पूर्ति तत्काल। तो भारतीय पद्धति में व्यक्तित्व जो था, व्यक्तित्व को 3 गुणों का समन्वय माना गया था। तामस सबसे जो निगेटिव हुआ, सत्व, राजस एंड तामस, इन तीनों का समन्वय। किसी में सात्विक गुण की प्रधानता होती है तो बहुत ही शांतचित्त, पेशेंस वाले, बैलेंस होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं। राजस गुण वाले बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत कुछ आगे करने, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एंग्सस भी होते हैं। एंड राजस वाले एग्रेशन, कोई भी चीज़ चाहिए तो बस चाहिए। ईगो जो फ्राइड का है ना, इड वाले होते हैं वो। तो ये भारतीय पद्धति में 3 है, सत्व, रजस एंड तमस। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 3, त्रिगुणाज। नेक्स्ट, Shobha did not get admission in the college of her choice. She told her brain that she never really wanted to go there. She is using a defense mechanism called. शोभा जो है उसका एडमिशन नहीं हो पाया, जिस कॉलेज की उसको चाहत थी, जो चॉइस था उसमें वो एडमिशन नहीं ले पाई। तो क्या करती है वो? अपने फ्रेंड्स को क्या कहती है कि वो उसकी इच्छा ही नहीं थी, वो चाहती ही नहीं थी, इसलिए उसने एडमिशन नहीं लिया। ये उसका क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वो किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ यूज कर रही है? रिजेक्शन कोई डिफेंस मैकेनिज्म तो है नहीं, तो रिजेक्शन तो होगा नहीं। रिप्रेशन, उसने दमन नहीं किया। प्रोजेक्शन भी नहीं है। रिएक्शन फॉर्मेशन, इसका सही आंसर क्या होगा? रिएक्शन फॉर्मेशन। क्यों रिएक्शन फॉर्मेशन? रिएक्शन फॉर्मेशन एज एन डिफेंस मैकेनिज्म इन विच बर्न person defends against anxiety by adopting behavior opposite to their true feelings. इसमें क्या होता है कि जो ट्रू फीलिंग्स होता है वो अपने एंजाइटी से बचने के लिए उस ट्रू फीलिंग के अगेंस्ट इंसान एक्सप्रेस करने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज में चाहती नहीं थी, लेकिन हुआ ही नहीं। अब दोस्तों के सामने ह्यूमिलिएशन ना हो, तो उसने कहा कि मैं ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डायमेंशन वाज एडेड लेटर ऑन इन द एपीक्यू टेस्ट? आइडेंटिटी का एपीक्यू टेस्ट था ना, पर्सनालिटी का। तो शुरू में उसमें बहुत चीज़ें नहीं थी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वगैरह था। बाद में उसमें साइकोटिक को जोड़ा गया, साइकोटिसिज्म को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक हुआ आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये तो शुरू में ही था, तो ये नहीं होगा।
तीसरा इमोशनली अनस्टेबल एंड अनस्टेबल, ये भी नहीं हुआ, नॉन ऑफ दिस भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? टफ टेंडर वे ऑफ सोशल इंटरैक्शन, ये साइकोटिसिज्म का था जिसको बाद में जोड़ा गया, तो सही आंसर यही होगा। टफ टेंडर वे ऑफ सोशल इंटरैक्शन एक्सप्लेन द वे ऑफ सोशल इंटरैक्शन वाज नॉट इनिशियली कंसिडर्ड एज अ deadly dimension by Huygens but was added later on after gap of 5 years। 5 साल के बाद इसको जोड़ा गया था और एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद 5 साल बाद इसको जोड़ा गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, टफ टेंडर वे ऑफ सोशल इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड स्ट्रेस एज the non-specific response of the body to any demand? किसने डिफाइन किया था द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड? तो इसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबको ही जानता है कि स्ट्रेस का जो सबसे बढ़िया स्टडी था हेंस सेली जी का था। इसमें ऑप्शन है हेंस सेली, लेजारस, हॉलमेंस, राहे, नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? हेंस सेली। हेंस सेली इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्चर भी कहा गया है। तो इसका सही आंसर स्ट्रेस पर इन्होंने ही किया था, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट। तो ये जो प्रश्न है, हु डिफाइंड स्ट्रेस एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, ये इसका सही आंसर है हेंस सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डैश आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ एंटीबॉडीज? ऑप्शन है बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर पहला, बी सेल्स। क्यों बी सेल्स होगा? ऑल दीज आर टाइप ऑफ लोकोसाइट्स बट बी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। यही चारों इन तीनों ऑप्शंस में एकमात्र बी सेल ऐसा है जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है। टी सेल डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स एंड इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी। नेचुरल किलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ट्यूमर्स एंड वायरस। तो ये सारी चीज़ों में सही आंसर क्या है? बी सेल आर द प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडीज। बाकी बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक इज नोन एज डैश बिहेवियर। यानी जो आपका थिंकिंग प्रोसेस, आप लगातार कोई पर्टिकुलर आइडिया या टॉपिक पर आपका जो है थिंकिंग चलता जा रहा है, उस पर आप अक्षम है, इनेबल है, आप कोशिश करके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन है ऑब्सेसिव, रिपल्सिव, कंपल्सरी और बायोलॉजिकल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। ऑब्सेशन का मतलब ही यही है कि व्यक्ति जो है वो इनेबल हो जाता है उस तरह के थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए कोई ख़ास प्रकार का जो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे थॉट ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है, कोई चीज़ पर बार बार ध्यान अटक गया है कि वो ताला लॉक हुआ या नहीं, तो आप कहीं भी जा रहे हो ताला ही के बारे में सोच रहे हो, लॉक हुआ या नहीं, लॉक हुआ या नहीं, या हाथ मेरे टच हो गया तो मेरा हाथ गंदा हो गया, धो लेना चाहिए। तो बार बार आपका ध्यान उसी पे जा रहा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर आइडियाज़ पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सेशन कहते हैं, ऑब्सेसिव बिहेवियर कहते हैं। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी स्टॉप थिंकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक
The person involved often finds these thoughts to be unpleasant and shameful. कभी कभी कुछ ऐसे भी थॉट, कुछ ऐसे भी आइडिया आते हैं जो बहुत ही शर्मनाक होते हैं, उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि ये बात, जो चीज़ वो नहीं चाहते हैं। कभी भगवान के प्रति कुछ शेमफुल थॉट्स आ सकते हैं, या कुछ ऐसा गंदगी जिससे उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन वो जितना चाह रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वो थॉट्स बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन उनके हो रहा है, उस पर वो अक्षम होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a person was to use more and more of a substance to get the same effect is called। कोई व्यक्ति जो है वो सब्सटेंस यूज कर रहा है बार बार, अगेन बार बार उसको यूज कर रहा है, लेकिन वो उसको टॉलरेट कर ले रहा, मतलब उसका जिस पर्पस से वो कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उसका इफ़ेक्ट जैसे होता है ना कि भाई हम इस चीज़ को गम भुलाने के लिए पी रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो शुरू में इंसान जब शुरू करता है थोड़ा सा लेता है, तो वो थोड़ा सा ही लेता है तो फिर नशे में आ जाता है, कुछ देर के लिए वो तकलीफ़ को भूल जाता है। फिर वो रेगुलरली जब वो लेने लगता है तो फिर वो उसके बॉडी में उतना वो जो है टॉलरेट करने की आदत हो जाती है, फिर वो उतना रेगुलर लेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर उसका वो बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे टॉलरेंस पावर जो है आपकी बढ़ती जाती है, और फिर आप कैसे उसके एडिक्टेड होने लगते हैं, आप उसके हैबिचुअल होने लगते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर जो है टॉलरेंस होगा। व्हेन द पर्सन aims to use more than to the substance to get the same effect, it is called tolerance. Next है if case history, Rima keeps organizing her cupboard the whole day. Even the thought of somebody missing it keep her distracted in class and make her anxious. Such symptoms are typical of which disorder? पूरे दिन उसको कपबोर्ड कोई ऑर्गेनाइज करने में लग जा रहा है उसका, ऐसा करके वो अपनी एंग्जाइटी को कम कर रही है। ये किस तरह की बीमारी में ये सिम्टम्स होता है, कुछ याद है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। जब इंसान चिंतित होता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, तेज़ तेज़ सांसें चलने लगती हैं, पसीना पसीना होने लगता है, समटाइम्स चेस्ट पेन भी होने लगता है, वोमिटिंग जैसा भी कभी कभी लगता है, यानी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स उसमें बढ़ते हैं घबराहट के समय। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो होगा नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, कब मूड आपका स्विंग करता है, कभी अप कभी डाउन, कभी आप मैनिक हो जाते हो, आपसे बढ़ के खुशहाल दुनिया में कोई नहीं है, चीज़ें लुटा रहे हो, खुशी इतने आम लोग समझ भी नहीं पाते, कहते बड़ा खुशमिजाज व्यक्ति है। जब वो सीवियर कंडीशन में आता है पता चलता अपना, जब हमारे पास एक ऐसा मरीज आया था, उसने अपनी पूरी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो थी रिक्शे वाले के नाम कर दी थी, बड़ा खुशी खुशी आ गया था, वो मैनिक फेज में था, तो उसको पता ही नहीं होता है, मतलब हर चीज़ उसके जो उत्साह उमंग सब पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हवा में उड़ता है, अपने आप को देवदूत समझता है, खुदा का भेजा हुआ बंदा समझता है, खूब बातें करता है, खूब खर्चा करता है, कुछ लोग तो उसका बड़ा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है OCD। OCD के पेशेंट्स जो हैं उनमें कोई भी क्रिया जो है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेंटली डिससेटिस्फैक्शन होता है उस काम को करके। जैसे किसी को कोई चीज़ है, अलमीरा को सजा रहे हैं, ख़ास तरीके से सजाए जा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, और वो जब तक करते हैं अच्छा लगता है, छोड़ देंगे फिर ध्यान उनका उसी में रहेगा कि उसको हम कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें, कितने बढ़िया तरीक़ा से कर दें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? OCD। रीमा हैज बोथ ऑब्सेशन कंपल्सन ऑफ क्लीनिनेस, जिसको थॉट ऑफ कंटामिनेशन भी कहते हैं। द थॉट ऑफ मैसी सराउंडिंग्स मेक्स
her anxious, which shows her obsessive preoccupation behavior. Next question है, I should be loved by everyone at all time. I must be liked by all. This thought belief can be treated using which therapy? किस थेरेपी में ऐसा होता है, आई मस्ट बी लाइक्ड बाई ऑल, सब लोग मुझे पसंद करेंगे, है ना, या सब लोग मुझे चाहते हैं? इसमें आंसर में आएगा क्या, सही आंसर क्या होगा? सीबीटी ये आपके कॉग्निशन को करता है, सही करता है, आपके निगेटिव थॉट को पॉजिटिव करता है। आरईटी रैशनल इमोटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी तो अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंस पे आपका होता है, आपको किस तरीके से आगे निकलना, आपके फ्यूचर को बेस करके करता है। इसका सही आंसर है रैशनल इमोटिव थेरेपी। द सेंट्रल थीसिस ऑफ आरईटी या रैशनल इमोटिव थेरेपी का क्या है? दैट ए रैशनल बिलीव्स मेडिएट बिटवीन द antecedent events and their consistent cases cognitive their angles locate the cause of psychological distress in irrational thought and beliefs. आपके जो भी irrational thoughts और beliefs हैं उसको rational किया जाता है rational emotive therapy में। The irrational beliefs are referred by the therapist. Next question है, when a person's overall behavior pattern inflexible and maladaptive and cause distress, the person may be diagnosed with, जिनमें ये सारी चीज़ें हैं उनका डायग्नोसिस आप क्या करेंगे? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में पर्सनैलिटी, आपका जो ओवरऑल बिहेवियर जो होता है वो आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होता है। आपकी पर्सनैलिटी पर उसका निगेटिव नो डाउट असर पड़ता है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस, आपके कॉग्निशन को वो इफेक्टेड करता है। डीएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी ये नहीं कहा जाएगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फ्यू भी नहीं होगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? आपके व्यक्तित्व में विकार। और व्यक्तित्व पर्सनालिटी डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 10 प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरह के उसमें साइकोटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे सेजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, न्यूरोटिक टाइप के भी होते हैं, बॉर्डर लाइन होता है जिसमें साइकोटिक न्यूरोटिक दोनों का बॉर्डर लाइन वो होता है, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच यू रिजिड एंड स्टीरियोटाइप अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग फंक्शनिंग बिहेवियर। आपका जो भी बिहेवियरल फंक्शन होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, अनहेल्दी पैटर्न का होता है। A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situation and people. तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब थेरेपी पे आइए। थेरेपी पढ़ा है ना, कितने प्रकार के थेरेपी होते हैं याद होगा। सबसे पुराना थेरेपी क्या है? साइको एनालिसिस थेरेपी क्या है? बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या फ़र्क है? ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी क्या है, तो वो सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत सहजता से दिख जाएगा। ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। जो अपना प्रॉब्लम लेकर क्लाइंट आता है उसका जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, फॉर्मुलेशन जो होता है उसके संबंध में
अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द टारगेट एरिया ऑफ थेरेपी, क्लिनिकल फॉर्मुलेशन, चॉइस टू टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। एंड फोर्थ, एंड ऑफ थेरेप्यूटिक अलायंस। तो इसका सही आंसर होना चाहिए चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। जब क्लाइंट्स हम लोग के पास आता है, उसकी केस हिस्ट्री, उसके प्रॉब्लम्स सुनते हैं, दिमाग में एक डायग्नोसिस बनता है कि ये चीज़ें हैं, रूट कॉज समझ में आता है। देखिए, एक ही डिजीज़ का हमारे पास अगर 3-4 क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, लेकिन बीमारी सेम है, लेकिन केस टू केस वैरी करता है कि थेरेपी चेंज होता है। उसकी पर्सनालिटी, उसके वे ऑफ थिंकिंग, उसकी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में रहा है, तो बीमारी एक ही है लेकिन अलग अलग बंदे को अलग अलग थेरेपी दी जाती है। तो इस समय क्या किया जाता है, हमें चॉइस करना होता है। वो समझ दिमाग में आता है कि किस तरीके का है सिम्टम, किस तरह डेवलप हुआ है सिम्टम और किस माहौल में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा टेक्निक हमें चॉइस करना है, हम उसको चूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। The choice of technique for treatment depends on the therapeutic system in which the therapist was being trained. However, even within this boardman, the choice of technique, timing of the techniques and expectations of outcome, ये बहुत importance रखता है। Expectations of outcome of the therapy depend upon the clinical formulation, इसके according ही choose किया जाता है। Next question, the concept of systematic desensitization was given by। Systematic desensitization एक साइकोथेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी का टाइप है, और इसका उपयोग फोबिया के पेशेंट्स पे ज़्यादातर किया जाता है। क्या होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड? जिस चीज़ से, जिस सिचुएशन से डर है, फोबिया है, उसको बार बार लगातार इमेजिन कराया जाता है उस सिचुएशन में, जब तक वो उससे डिसेंसिटाइजेशन उसमें डेवलप ना हो जाए। जिस चीज़ से वो सेंसिटिव है, तो उसमें हायरार्की बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा किस सिचुएशन से परेशानी है, उसके बाद किसे एक लिस्ट तैयार होती है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको पहले वो सिचुएशन बोलते हैं, इमेजिन करवाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनमें रिएक्शन आता है, फिर उनको रिलैक्स कराया जाता है, फिर उसके आगे। तो ये प्रोसेस बार बार किया जाता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत ही पावरफुल साइकोथेरेपी है फोबिक पेशेंट्स के लिए। हम लोग काफ़ी इसको यूज करते हैं और बहुत ही इसका लाभदायक परिणाम देखने को भी मिलता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसने दिया था? फ्रायड तो मनोविश्लेषण के थे, साइको एनालिसिस तो फ्रायड तो होंगे नहीं। आरबेरी ये भी नहीं है। बेक डिप्रेशन वाले थे, डिप्रेशन रेटिंग स्केल इन्होंने दिया था, और इनका डिप्रेशन के फील्ड में बहुत काम था, तो बेक भी नहीं है। सही आंसर इज वोल्फ। ए टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय वोल्फ फॉर ट्रीटिंग फोबियाज और इरेशनल फियर। फोबिया में इरेशनल फियर ही होता है, जैसे कोई भी कॉकरोच आया, थोड़ी सी एक बार आदमी चौंक जाएगा, लेकिन इस हद तक नहीं डरेगा कि सांस फूलने लगा, पसीने पसीने हो गए, बेहोश हो गए, लेकिन इरेशनल फियर ही तो है, एकदम कोई तर्क नहीं है इसका कि वो हमारा जान नहीं ले सकता, बल्कि हम एक बार चल जाएंगे, बेचारा कुचल कर मर जाएगा, लेकिन हमारा इरेशनल फियर ही होता है। तो इस तरह के जो इरेशनल फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, तो उसमें इनका ये वोल्फ महोदय ने जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड दिया था, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही फ्रूटफुल होता है। द क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू क्लाइंट फियर एक्सक्यूज मी प्रोवोकिंग सिचुएशन विद द क्लाइंट। जो मैंने अभी बताया ना, हायरार्की तैयार करते हैं, सबसे गंभीर, उससे कम, उससे जो सिचुएशन से उसे डर होता है, उसका एक सूची तैयार करते हैं। The therapist prepares a hierarchy of an anxiety-provoking stimuli with the least anxiety-provoking stimuli at the bottom, और इसको यूज किया जाता है।
तो आपका ये सही आंसर क्या था कि किसने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड दिया है? वोल्फ महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इनपुट वेरी मेन फीचर ऑफ इम्पल्स, वेरी फीचर्स ऑफ। अब ये डिजीज के बारे में बता रहा है कि कौन सा बीमारी है जिसमें आपकी एकाग्रचित्ता कम हो जाती है, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो कौन सी बीमारी है? कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है? बच्चे जो होते हैं, जो आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चे बदतमीज हो गए, वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। जो बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर वाले होते हैं 18 साल के बाद वो कंटिन्यू करता है तो वही एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है क्या कि बच्चे जो हैं नियम तोड़ते हैं, कानून, स्कूल से भाग जाते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, घर से कभी कभी निकल जाते हैं, कुछ हिंसा कर देते हैं। कुछ बच्चे जैसे मोहल्ले टोले में, गांव में अक्सर देखे हो, किसी ने बकरी को काट दिया, किसी ने मुर्गे को ये कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। मतलब उनका जो है ना वो बिहेवियर जो होता है आक्रामक होता है, या कह सकते हैं आपराधिक टाइप का होता है। लेकिन चूंकि वो बच्चे हैं तो उसका एक लेवल होता है, वो बेसिक चीज़ होता है, नियम कानून को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं। ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नाम से ही पता चलता है इसमें क्या होता है। अटेंशन, ध्यान जो होता है उसमें डेफिसिट होती है, कमी आती है, कंसंट्रेशन पर, किसी चीज़ में उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों को देखिएगा क्षण में यहाँ 5 मिनट भी वो स्थिर से बैठ नहीं सकते, कूदते रहेंगे। ट्रेन में अक्सर इस तरह के बच्चे दिख जाते हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, 1 मिनट यहाँ दूसरे। अभी मैं आ रही थी उदयपुर से ट्रेन की यात्रा करके, वही अटेंशन डेफिसिट का बच्चा था, मैं मोबाइल देख रही थी, ऊपर से जंप किया, झपट्टा मार के मेरा मोबाइल लिया, लेकर भाग गया अपने सीट पर और गेम खेलने लगा। तो इस तरह उसके पेरेंट्स डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, शैतान बच्चा है, चंचल बच्चा है। लेकिन चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इस तरह के पेशेंट्स देखती हूँ, तो मैंने डायग्नोज किया कि हाइपर एक्टिव चाइल्ड है। तो इस तरह के बच्चों में क्या होता है कि अटेंशन डेफिसिट होता है उनका, हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ मतलब ऐसे अगर पकड़ लीजिए तो जंप मारते रहते हैं, बस जितने देर सोते होंगे उतनी ही देर वो स्थिर रहते होंगे। तो उनमें इम्पल्सिव होते हैं, बकेंगे बकते चले जाएंगे, जो भी करेंगे करते चले जाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव जो फीचर है किसमें पाया जाता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या ADHD। नेक्स्ट क्वेश्चन, the goal of DASH is the increase in individual's self-awareness and self-acceptance। किस थेरेपी में ये गोल होता है कि जो जिसको दिया जाता है उसका सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि हम जब सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तभी हमारे सामने मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कौन सा ऐसा थेरेपी है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज किया जाता है? गेस्टाल्ट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल होता है, फ्यूचर के बारे में बताया। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी नहीं होता है, वो आपको आपका आईना दिखाया जाता है, क्लाइंट पे ही फोकस्ड होता है। इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी में ही आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप किया जाता है। गेस्टाल्ट थेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट इज सेंटर्ड ऑन इंक्रीजिंग ए पर्सन्स अवेयरनेस। इस थेरेपी का काम क्या है? व्यक्ति के अवेयरनेस को बढ़ाना। फ्रीडम एंड सेल्फ डायरेक्शन, इट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी दैट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे लोगोथेरेपी आपके फ्यूचर मोमेंट का, ये प्रेजेंट मोमेंट को फोकस करता है रेदर देन पास्ट एक्सपीरियंस। गेस्टाल्ट थेरेपी में अब जैसे साइकोएनालिसिस में भी पास्ट को देखा जाता है, बचपन में ये चीज़ हुआ उसका हुआ, तो इसमें पास्ट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, इसमें प्रेजेंट को फोकस किया जाता है। Gestalt therapy is based on the idea that people are influenced by their present environment। प्रेजेंट environment से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उस पर फोकस करके उनके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाता है, उनकी चिकित्सा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, people with somatoform disorder mostly complain about inability with the stop thinking about, inability to stop thinking about a particular idea or topic, recurrent anxiety attack, badly symptoms without any physical disease, all the above।
जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर वाले होते हैं उनका मेन क्या होता है कंप्लेन, इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट पर्टिकुलर आइडिया टॉपिक, ये नहीं है, ये ओसीडी का होता है। रिकरेंट एंजाइटी अटैक, ये पैनिक डिसऑर्डर में होता है। तीसरा है डेडली सिम्टम्स विदाउट एनी फिजिकल डिजीज, ये इसका हुआ कि इसमें उनको लगता है फिजिकल प्रॉब्लम है, सिर दर्द है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो माने फिजियोलॉजिकल ही सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, या कोई बीमारी कहेंगे कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे मलेरिया हो गया, मुझे गंभीर बीमारी भी, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये हो गया, और वो दिन भर रात भर डॉक्टर्स के पास दौड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन तमाम उनकी होगी, वो हम लोग के पास आते इतनी मोटिफाइड हो जाती है उनकी, ये टेस्ट वो टेस्ट, दुनिया का टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल, और फिर उनको सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है कि फिर ये डॉक्टर सही नहीं है क्योंकि सारा चीज़ नॉर्मल आ गया, तो किसी मैंने शायद उनको ऐसा लगता है कुछ गंभीर बीमारी निकल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, वो उनकी मानसिकता होती है, सिम्टम्स उनमें होते हैं। तो इस का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तीसरा, बॉडीली सिम्टम्स विदाउट डिजीज, शारीरिक लक्षण होते हैं विदाउट डिजीज, बीमारी कोई नहीं, विदाउट एनी फिजिकल डिजीज। कन्वर्सन डिसऑर्डर और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसमें CHR भी आता है, CHR में भी होता है। हमारे पास एक मरीज आया था, बिल्कुल वो लंगड़ा था, सारे टेस्ट हुए, कुछ भी नहीं निकला, जब उसकी साइकोथेरेपी वगैरह हुई तो चलने लगा। एक आया था, उसको आँख की रोशनी नहीं थी, अंधा बन गया था, फिर थेरेपी के बाद वो, चूँकि फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो उनकी जो भी समस्या होती है उसका समाधान फिजिकल सिम्टम्स और किसी उनके शरीर के अंग पे होता है, जिससे वो फर्स्ट गेन और सेकेंडरी गेन वाला मामला होता है कि वो करते हैं, जिससे उनका अनकॉन्शियसली कुछ रिलैक्स फील करते हैं। तो ये होता है, कन्वर्सन में भी होता है और इसमें भी होता है आपको सोमेटोफॉर्म वाले में। इस कंडीशन इन विच द सिम्टम्स अफेक्ट पर्सन्स परसेप्शन, उनको लगता है मैं ये बीमारी हुई, सेंसेशन और मूवमेंट विद द एविडेंस ऑफ फिजिकल कॉजेज, लेकिन उसका फिजिकल कॉज कुछ भी आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज, फोर्सफुली डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अगर हो रहा है तो उसको क्या कहिएगा? एग्रेशन, वायलेंस, फ्रस्ट्रेशन, नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर होगा वायलेंस। वायलेंस इज एन एक्ट ऑफ फिजिकल फोर्स दैट कॉज और intended to cause harm, that may be physical, psychological और both, इसका दोनों भी हो सकता है। Violence may be distinguished from aggression or more general type of hostile behavior that may be physical, verbal, passive। Violence जो है आपका जो है वो verbal हो सकता है, physical हो सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा? वायलेंस। और नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लेस्ट क्वेश्चन है, फ्राइड डिस्क्राइब, साइकोलॉजी का क्लास और फ्राइड ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज फ्राइड इज फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो मैंने एंड फ्राइड के क्वेश्चन पे किया है। फ्राइड डिस्क्राइब दैस एज द रॉयल रोड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, किस चीज़ को कहा है फ्राइड ने कि वो अचेतन का राजसी मार्ग है, रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस है। ऑप्शन में है ईड, ड्रीम्स, सेक्स, एग्रेशन। ईड नहीं है, एग्रेशन भी नहीं है, सेक्स भी नहीं है, सही आंसर क्या है? ड्रीम। क्योंकि ड्रीम के थ्रू हम अनकॉन्शियस में जो भी हमारे नीड्स हैं, जो भी डिज़ायर है, वो ड्रीम के थ्रू हम लोग का फुलफिल होता है वो डिज़ायर। इसलिए ड्रीम को कहा गया है रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए हम लोग ड्रीम का सहारा ले सकते हैं। ड्रीम अलाउ फॉर accessibility to part of the mind that are inaccessible through unconscious thought। और ट्रीटमेंट का भी एक टाइप होता है ड्रीम एनालिसिस, थेरेपी में भी हम लोग यूज करते हैं, ड्रीम का पूछते हैं, और काफ़ी हद तक ये सबसे टफ साइकोथेरेपी साइको एनालिसिस होता है, क्योंकि बहुत डीप रूट पे जाया जाता है और बहुत स्किल्ड साइकोथेरेपिस्ट ही इसमें
सफल होते हैं और बहुत अधिक लंबा समय लगता है, बहुत पैसा लगता है मरीज का, तो अब उतना यूज़फुल मैं नहीं कहूँगी, उतना यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अनकॉन्शियस की वजह से मेंटल डिजीज़ के रूप में सामने आ गई हैं, तो वो अनकॉन्शियस, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी सीबीटी जो भी है वो हमारे सिम्टम्स को ठीक कर दे रहा है, लेकिन अगर रूट कॉज कहीं अंदर अनकॉन्शियस में जमा हुआ है तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही ट्रीटमेंट से ठीक होता है। और उसके लिए साइको एनालिसिस इज़ द बेस्ट थेरेपी। आप लोग एक बार फिर से इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, ब्रशअप कीजिए कल के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।